हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हमारे द्वारा फॉरेस्ट गार्ड स्पेशल मॉक सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसका पार्ट 21 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। ये जो मॉक सीरीज़ है ये आपको डेली प्रोवाइड कराई जा रही है, जो कि आपके आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी ये मॉक सीरीज़ इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप सभी लोग हमारी सीरीज़ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। इस सीरीज में हमारे द्वारा करंट के क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए गए हैं, ताकि करंट अफेयर्स भी आपके इसी मॉक सीरीज से ही कवर हो जाएं। साथ ही साथ हिंदी भी इसी सीरीज में ही मेंशन कर दी गई है, तो आप सभी लोग एंड तक जरूर फॉलो कीजिएगा हमारी इस सीरीज को। तो चलिए आज की इस मॉक सीरीज को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.4 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा द इम्पॉर्टेंट अपडेट्स PDFs यहीं पे शेयर की जाती है। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है। तो देखिए, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की बात करें तो इसके अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र वाला राज्य है पश्चिम बंगाल राज्य। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, मैंग्रोव की बात करें तो मैंग्रोव ऐसे वृक्ष होते हैं जो खारे पानी या अर्ध खारे पानी में पाए जाते हैं, और अक्सर ये ऐसे तटीय क्षेत्रों में होते हैं जहां कोई नदी किसी सागर में बह रही होती है, जिससे जल में मीठे पानी और खारे पानी का मिश्रण होता है। और देखिए, मैंग्रोव वनों का पारिस्थितिकी में काफ़ी महत्व भी होता है। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पारिस्थितिकी की दृष्टि से भी मैंग्रोव वन का काफ़ी महत्व होता है, क्योंकि यह तटों को स्थिरता प्रदान करते हैं और साथ ही साथ बहुत प्राणी, मछली और पक्षी जातियों को निवास व सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। और देखिए, पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वन की प्रतिशत मात्रा की बात करें कि पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वन की प्रतिशत मात्रा कितनी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42.33%। 42.33% जो है ये पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वन की प्रतिशत मात्रा है। और पश्चिम बंगाल के बाद कौन सा राज्य आता है? पश्चिम बंगाल के बाद आता है आपका गुजरात राज्य, जहां पर मैंग्रोव वन की प्रतिशत मात्रा 23.54% पाई जाती है। इसके बाद आता है आपका अंडमान निकोबार, जहां पर 12.34% मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। और इसके बाद आता है आपका अंडमान निकोबार के बाद कौन सा? आंध्र प्रदेश राज्य, आंध्र प्रदेश। इसके बाद आता है अंडमान निकोबार के बाद। तो आंध्र प्रदेश में मैंग्रोव वन की प्रतिशत मात्रा कितनी पाई जाती है? 8.11%। तो इन प्रतिशतों को ध्यान जरूर रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आगामी एग्जाम के लिए। और देखिए, पश्चिम बंगाल में सुंदर वन जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र कौन सा है, तो कौन सा है? पश्चिम बंगाल का सुंदर वन है ये, और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी सूचीबद्ध किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जिले में रबी कृषक महोत्सव 2021 का शुभारंभ किया गया? तो देखिए, रबी कृषक महोत्सव 2021 का जो शुभारंभ है ये उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में किया गया है। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, 11 नवंबर 2021 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मानू बांस हरिद्वार में रवि कृषक महोत्सव 2021 का शुभारंभ किया, और इस कृषि महोत्सव के माध्यम से कृषि की नवीन तकनीकी जानकारी आसानी से उपलब्ध होती है। अगला क्वेश्चन है,
भीमबेटका शैलाश्रयों की खोज किस वर्ष की गई? देखिए भीमबेटका शैलाश्रय जो हैं इनकी खोज की गई वर्ष 1957-58 में। वर्ष 1957-58 में इसकी खोज की गई भीमबेटका शैलाश्रयों की खोज। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। देखिए भीमबेटका जो है ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित एक पुरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल है और यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। और इन शैलाश्रयों की खोज किसके द्वारा की गई? वर्ष 1957-58 में इसकी खोज किसके द्वारा? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर द्वारा इन शैलाश्रयों की खोज की गई वर्ष 1957-58 में। अगला क्वेश्चन है, कवाल टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कवाल टाइगर रिजर्व जो है ये भारत के तेलंगाना राज्य में स्थित है। ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए कवाल टाइगर रिजर्व इसकी स्थापना की बात करें तो वर्ष 1965 ईस्वी में कवाल टाइगर रिजर्व की स्थापना हुई और इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कवाल टाइगर रिजर्व जो है इसको वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। और भारत सरकार ने वर्ष 2012 में कवाल वन्य जीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। तो इसको कब टाइगर रिजर्व बनाया गया ये भी आपको पता रहना चाहिए। तो वर्ष 2012 में इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया और यह राज्य के उत्तरी तेलंगाना क्षेत्र का सबसे पुराना अभ्यारण्य है और यह अपने प्रचुर मात्रा में वनस्पतियों एवं जीवों के लिए जाना जाता है आपका कवाल टाइगर रिजर्व। अगला देखिएगा, दोन श्री सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? देखिए दोन श्री सम्मान जो है ये दिया जाता है आपके किस क्षेत्र में? पर्यावरण के क्षेत्र में। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दोन श्री सम्मान जो है ये पर्यावरण के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए दिया जाता है और वर्ष 2019 और 20 की बात करें तो वर्ष 2019-20 का दोन श्री सम्मान हिमालय बचाओ आंदोलन के नायक समीर रतूड़ी को दिया गया था। वर्ष 2019-20 का जो दोन श्री सम्मान है ये किसको दिया गया? समीर रतूड़ी को, जो कि हिमालय बचाओ आंदोलन के नायक थे। तो इन सभी पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लीजिए, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके आगामी एग्जाम के लिए। साथ ही साथ जिन लोगों ने देखिए हमारे स्टडी विद एम पर 21 आपको मॉक सीरीज प्रोवाइड करा दिए गए हैं। 21 पार्ट आज है आपका। तो जिन लोगों ने पुराने पार्ट्स को नहीं देखा है, 20 पार्ट जिन लोगों ने नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर विजिट करके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनाई गई है इसकी, तो आप प्लेलिस्ट पे जाकर हर वीडियो को देख सकते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपको एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे, तो वो क्वेश्चन इन सीरीज़ में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। साथ ही साथ करंट अफेयर्स भी इसी सीरीज़ में ही आपको देखने को मिल रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जिन लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूलें इस सेशन को। और साथ ही साथ आप सभी लोग इस सेशन को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। अगला देखिएगा, कुली एजेंसी के निर्माण के लिए किस कमिश्नर ने प्रोत्साहन दिया था? देखिए कुली एजेंसी के निर्माण के लिए किस कमिश्नर ने प्रोत्साहन दिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा कमिश्नर स्टोवेल ने। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए गढ़वाल में कुली एजेंसी के गठन का सर्वप्रथम विचार किसने दिया था? गिरिजा दत्त नैथानी ने दिया था। और कुली एजेंसी का प्रारंभिक प्रयोग पौड़ी गढ़वाल के द्वारी खाल क्षेत्र में किया गया। और इस एजेंसी का निर्माण में सर्वाधिक योगदान किसका रहा? सर्वाधिक योगदान रहा इस एजेंसी के निर्माण में तारा दत्त गैरोला का।
अगला क्वेश्चन है, सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा आप सभी लोग, आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा मेरा। अगला देखिए, नानक सागर बांध किस नदी पर बना है? नानक सागर बांध बना है आपके किस नदी पर? नंधौर नदी पर, ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नानक सागर बांध जो है ये किस जनपद में? उधम सिंह नगर जनपद में, उधम सिंह नगर जनपद में नंधौर नदी पर स्थित है, जो कि वर्ष 1962 ईस्वी को चालू हुआ। अगला क्वेश्चन है आपका, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? देखिए, नागार्जुन सागर बांध बना है आपका किस नदी पर? कृष्णा नदी पर, ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है। आज स्टडी विद एम का 30K यानी 30,000 जो मेंबर्स हैं उनका परिवार बन चुका है। तो आप सभी लोगों से आगे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, स्टडी विद एम की फैमिली से नहीं जुड़े हुए हैं, वे लोग जरूर जुड़ जाइएगा और साथ ही साथ शेयर कीजिएगा इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। देखिए, नागार्जुन सागर बांध जो है ये बना है किस नदी पर? कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर बांध परियोजना भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है और इसका नामकरण बौद्ध विद्वान नागार्जुन, बौद्ध विद्वान थे नागार्जुन, तो इनके नाम पर इसका नामकरण किया गया है। और इस बांध को बनाने की परिकल्पना वर्ष 1903 ईस्वी में ब्रिटिश राज के समय की गई थी और 10 दिसंबर 1955 ईस्वी में इस बात की नींव तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। तो आप ये सभी पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए। अगला देखिएगा, हिमज्योति फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी? देखिए, हिमज्योति फाउंडेशन जो है इसकी स्थापना की गई वर्ष 2003 में, ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हिमज्योति फाउंडेशन देहरादून में तत्कालीन राज्यपाल सुदर्शन अग्रवाल की प्रेरणा से वर्ष 2003 में स्थापित हुआ, जिसका कार्य क्षेत्र मेधावी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय वित्त आयोग की स्थापना कब हुई? देखिए, भारतीय वित्त आयोग इसकी स्थापना की बात करें तो वर्ष 1951 ईस्वी में भारतीय वित्त आयोग की स्थापना हुई। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय वित्त आयोग का गठन एक संवैधानिक निकाय के रूप में अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है। ये ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत इसका गठन किया गया है भारतीय वित्त आयोग का, और यह एक अर्ध न्यायिक संस्था होती है और इसका गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। भारत में वित्त आयोग का जो गठन है ये वित्त आयोग अधिनियम 1951 के अंतर्गत किया गया है। एक एक पॉइंट आपको यहाँ पे बताया जा रहा है ताकि आयोग आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप सभी लोग उनको करेक्ट करके आएँ। तो स्टडी विद एम को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन लोगों ने नहीं किया है। आगामी एग्जाम के लिए और एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है आपका स्टडी विद एम चैनल। सुबह 10 बजे आपको क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है, उससे पहले आपको क्विज कराई जाती है टेलीग्राम पर। तो जो लोग क्विज ज्वाइन नहीं कर रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट रहेगा मेरा, टेलीग्राम ग्रुप पर क्विज ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और 10 बजे आपको वन लाइनर प्रोवाइड की जा रही है, उत्तराखंड वन लाइनर की सीरीज़ आती है सुबह 10 बजे। साथ ही साथ आपको शाम को ये सीरीज़ भी मिल रही है, फॉरेस्ट गार्ड वाली सीरीज़। तो आप सभी लोग स्टडी विद एम को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ जो भी इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आता है वो सबसे पहले स्टडी विद एम आपको प्रोवाइड करा रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग सपोर्ट कीजिए स्टडी विद एम को। तो देखिए, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी NDRF की जो स्थापना है इसका 2022 किस तारीख को मनाया गया? तो देखिए, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी NDRF स्थापना दिवस 2022 मनाया गया किस तारीख को? इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 जनवरी को। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है। NDRF की जो स्थापना है ये 19 जनवरी 2006 को हुई थी। इन्होंने अपना 17वां स्थापना दिवस कब मनाया? 19 जनवरी को मनाया। NDRF जो है ये NDMA यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधीन कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है आपका,
रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? देखिए रॉलेट एक्ट जो था ये आपका पारित हुआ वर्ष 1919 ईस्वी में। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। रॉलेट एक्ट को काला कानून, ध्यान दीजिएगा, इसको काला कानून भी कहा जाता है और तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए बनाया गया था आपका रॉलेट एक्ट। और यह कानून सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली सेडिशन समिति की सिफारिशों के आधार पर बनाया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। आपका जो रॉलेट एक्ट है तो ये कानून सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली सेडिशन समिति की सिफारिशों के आधार पर बनाया गया था। अगला देखिएगा, सौर नाम का प्रथम उल्लेख, सौर इसको करेक्ट कर लीजिएगा, सौर नाम का प्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? वास्ते अभिलेख। वास्ते अभिलेख में सौर का प्रथम उल्लेख मिलता है, सौर नाम का। और सौर जो है ये किसका प्राचीन नाम है? पिथौरागढ़ का प्राचीन नाम है सौर। और सौर का प्रथम उल्लेख मिलता है किसमें? वास्ते अभिलेख में। देखिए पिथौरागढ़ में सबसे पहले जो है ये खस राजवंश ने शासन किया था और खसों को पिथौरागढ़ में किले निर्माण का श्रेय दिया जाता है। और खस के बाद पिथौरागढ़ में मल्ल वंश का शासन हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेरणा आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? देखिए प्रेरणा आंदोलन जो है ये आपका प्रारंभ किया गया किसके द्वारा? अरुण थपलियाल के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया। प्रेरणा आंदोलन के द्वारा बच्चों को पर्यावरण प्रहरी बनाने की पहल की गई है। और प्रेरणा आंदोलन अरुण थपलियाल जी द्वारा देहरादून के विकास नगर में प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। और सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर लीजिए, कमेंट करके बताइएगा ये सेशन आपको आज का कैसा लग रहा है। अगला है, उत्तराखंड से निकलने वाला प्रथम देशी पत्र कौन सा था? तो देखिए उत्तराखंड से निकलने वाला प्रथम देशी पत्र था समय विनोद। ऑप्शन 4 तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समय विनोद पत्र राज्य का पहला हिंदी समाचार पत्र था। राज्य का पहला हिंदी समाचार पत्र था ये। और इसका प्रकाशन 1868 ईस्वी में नैनीताल से हुआ। 1868 ईस्वी में नैनीताल से इसका प्रकाशन हुआ। और इसके संपादक जो थे वो कौन थे? जयदत्त जोशी आपके समय विनोद के संपादक थे। और समय विनोद पत्र के अंतिम अंक का जो वर्णन है ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में 1 अप्रैल 1977 का मिलता है। और समय विनोद का प्रकाशन किस वर्ष बंद हुआ? आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा इसका आंसर कमेंट सेक्शन में। आप सभी लोग भी कमेंट कीजिए जिन लोगों को आंसर आ रहा है। अगला देखिए, नील नदी का वृक्ष कविता संग्रह के रचनाकार कौन है? देखिए नील नदी का वृक्ष कविता संग्रह है ये। और इसके रचनाकार कौन है? हिमांशु जोशी। ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए हिमांशु जोशी जो हैं ये ख्याति प्राप्त साहित्यकार एवं पत्रकार हैं। और इनकी उपन्यास, कहानी, कविता, जीवनी, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, नाटक और बाल साहित्य पर लगभग 37 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। और इन्होंने लगभग 29 वर्ष तक साप्ताहिक हिंदुस्तान का संपादन भी किया। साप्ताहिक हिंदुस्तान एक पत्र था तो उसका संपादन इन्होंने 29 वर्षों तक किया। और पत्रकारिता के क्षेत्र में गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार से ये सम्मानित हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला है आपका, निम्न में से किस कमिश्नर ने घराटों पर कर लगाया था? तो देखिए घराटों पर कर लगाने वाला जो कमिश्नर था वो कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटन ने घराटों पर कर लगाया था। बेटन जो है देखिए वर्ष 1848 से लेकर 1856
1848 से 1856 तक कुमाऊं का कमिश्नर रहा और बेटन ने 20 साला बंदोबस्त किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन जरूर कीजिएगा। 20 साला बंदोबस्त किसके द्वारा? बेटन के द्वारा किया गया। और इसकी विशेषता क्या थी? खसरा सर्वेक्षण। खसरा सर्वेक्षण इस बंदोबस्त की विशेषता थी। बाकी रैमजे की अगर हम बात करें तो रैमजे पहली बार वैज्ञानिक तरीके से इन्होंने भूमि बंदोबस्त किया था, रैमजे ने। और लुशिंगटन ने 1845 ईस्वी में खैरना नैनीताल मार्ग पर कार्य आरंभ किया। और फिनले की अगर हम बात करें तो फिनले भारत स्वतंत्रता के समय कुमाऊं कमिश्नर थे। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 1913 ईस्वी तक गढ़वाल में कितनी कुली एजेंसियां थी? तो देखिए वर्ष 1913 की बात करें तो वर्ष 1913 तक गढ़वाल जिले में कितनी कुली एजेंसियां? 10 कुली एजेंसियां थी। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कुली एजेंसी का जो प्रारंभिक प्रयोग है ये कहाँ पर हुआ था? पौड़ी गढ़वाल के द्वारी खाल क्षेत्र में किया गया था। और इस एजेंसी के गठन का सर्वप्रथम विचार दिया था गिरिजा दत्त नैथानी ने। ये आपको मैंने बता दिया। अगला देखिएगा, पंडित गोविंद वल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष की गई? देखिए पंडित गोविंद वल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय जो है इसकी स्थापना की गई किस वर्ष? वर्ष 1979 में। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पंडित गोविंद वल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय की स्थापना वर्ष 1979 ईस्वी में की गई। देखिए पंडित गोविंद वल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? अल्मोड़ा में ये स्थित है। और राज्य में मौर्य, शुंग, यौधेय, कुषाण व गुप्त राजवंशों के अतिरिक्त स्थानीय कुनिंद, पौरव व कत्यूरी शासनकाल से संबंधित सांस्कृतिक संपदा संग्रहण, अनुरक्षण, अभिलेखीकरण, प्रदर्शन व उन पर शोध करने के उद्देश्य से वर्ष 1979 ईस्वी में इस संग्रहालय की स्थापना की गई। और देखिए कौसानी में स्थित सुमित्रा नंदन पंत के निजी आवास तथा अल्मोड़ा के खोट में स्थित पंडित गोविंद वल्लभ पंत के आवास को संग्रहालय से जोड़ा गया है। तो इस संग्रहालय से सुमित्रा नंदन पंत के निजी आवास को, साथ ही साथ अल्मोड़ा के खूंट में स्थित पंडित गोविंद वल्लभ पंत के आवास को इसी संग्रहालय से जोड़ दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, देवभूमि मुस्कान योजना संबंधित है। देखिए देवभूमि मुस्कान योजना जो है ये आपकी किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा से। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देवभूमि मुस्कान योजना शिक्षा से संबंधित है। और देवभूमि मुस्कान योजना वर्ष 2009 में शुरू की गई। और यह योजना समाज के वंचित वर्ग के छात्रों को उत्कृष्ट शिक्षा दिलाने के लिए शुरू की गई। जो भी छात्र शिक्षा से वंचित हैं तो शिक्षा से वंचित वर्ग के छात्रों को उत्कृष्ट शिक्षा दिलाने के लिए यह योजना शुरू की गई थी। और इस योजना के तहत निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। और इसके लिए राज्य में कुल 41 शिक्षा केंद्र चिन्हित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वह कौन सा डिवाइस है जो 2 या अधिक कंप्यूटर नेटवर्क को जोड़ता है? तो देखिए ये डिवाइस है आपकी कौन सी डिवाइस? देखिए ये कंप्यूटर का आपका क्वेश्चन है। इस सेशन में कंप्यूटर के क्वेश्चन भी मेंशन कर दिए गए हैं ताकि आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन जो है वो भी यहीं से तैयार हो जाएं। तो कौन सा ये डिवाइस है? इसका नाम है गेटवे। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सा मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन के लिए प्रयोग होता है? देखिए मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन के लिए प्रयोग होता है क्या? मॉडम। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक प्रत्यय किन शब्दों में है? देखिए एक प्रत्यय की अगर हम बात करें तो एक प्रत्यय आपके किन शब्दों में है? सभी शब्दों में है। ऑप्शन फोर्थ
इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सभी में। नैतिक, धार्मिक, सामाजिक सभी में आपका इक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। देखिए प्रत्यय की सबसे पहले बात कर लेते हैं। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन व विशेषता लाते हैं। और प्रत्यय जो होते हैं इनका अपना कुछ अर्थ नहीं होता है, अपना अर्थ कुछ भी नहीं होता है प्रत्ययों का, लेकिन ये एंड में जुड़ते हैं और शब्दों में ये विशेषता और परिवर्तन लाते हैं। और प्रत्यय के भेद की बात करें तो दो भेद होते हैं प्रत्यय के। कौन कौन से? एक है आपका कृत प्रत्यय, दूसरा है आपका तद्धित प्रत्यय। और इसके अलावा देखिए स्रोत के आधार पर प्रत्यय जो है इनको 4 भागों में बांटा गया है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्रोत के आधार पर प्रत्ययों को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से ये 4 भाग हैं? पहला है आपका तत्सम प्रत्यय, दूसरा है तद्भव प्रत्यय, तीसरा है आपका देशज प्रत्यय और चौथा है आपका विदेशज। तो तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज ये 4 प्रकार हैं स्रोत के आधार पर प्रत्ययों के। और आपका देखिए इक प्रत्यय की बात हो रही है क्वेश्चन में, तो इक प्रत्यय जो है ये तत्सम प्रत्यय का उपभेद है। ध्यान दीजिएगा, तत्सम प्रत्यय का ये उपभेद है आपका इक प्रत्यय। देखिए इक प्रत्यय इसको आप कैसे पहचानेंगे कि आपका इक प्रत्यय आपको लगाना है? तो देखिए इक प्रत्यय की बात कर लेते हैं। किसी शब्द में इसके क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला याद रहेगा तो आप इसको करेक्ट कर लेंगे। थोड़ा सा खाका आप माइंड में आपका अपना बना होना चाहिए, तो आप खाका बना के थोड़ा सा बैठा लीजिए कि इक प्रत्यय किन किन शब्दों में लगा होता है। तो देखिए इक प्रत्यय जो है किसी शब्द में इक प्रत्यय लगने पर यदि उस शब्द के प्रारंभिक अक्षर के उच्चारण में अ, आ आता है तो उसके आ की मात्रा आ जाती है। अगर अ और आ है आपका शब्द के, अगर किसी भी शब्द के प्रारंभिक अक्षर के उच्चारण में आपका अ या आ आता है तो उसमें कौन सी मात्रा आ जाती है? उसमें आ की मात्रा आ जाती है तथा अंत में प्रत्यय जुड़ जाता है। देखिए एक चीज़ ये ध्यान रखेंगे, प्रत्यय जो है ये एंड में जुड़ते हैं। मैंने अभी बताया कि शब्दों के एंड में जुड़ते हैं प्रत्यय, लेकिन आपका एकमात्र इक प्रत्यय ऐसा प्रत्यय है जो शब्दों के बीच में भी जुड़ता है और एंड में भी जुड़ता है। तो बीच में जुड़कर और एंड में जुड़कर ये विशेषता या परिवर्तन लाता है शब्दों के। तो ये ध्यान रखेंगे, एक प्रत्यय से अक्षर आयोग द्वारा क्वेश्चन बनते हैं। तो जिन शब्दों के उच्चारण में प्रारंभिक अक्षर के उच्चारण में अ आ आए तो उसमें क्या हो जाएगा? आ की मात्रा आ जाती है और उसमें अंत में क्या हो जाता है? प्रत्यय जुड़ जाता है। जैसे कि यहाँ पे आपका धर्म की अगर हम बात करें, यहाँ पे आपका धार्मिक शब्द दिया है तो धर्म में आपका कौन सा प्रत्यय लगा है? इक प्रत्यय लगा है। अब देखिए धर्म, इसका प्रारंभिक अक्षर की बात करें तो ध में किसका उच्चारण आ रहा है? अ का उच्चारण आ रहा है, तो अ स्वर इसमें आ रहा है। तो अ और ई मिलकर क्या हो जाएगा इसमें? तो मैंने बताया आपको कि जहाँ अ प्रारंभिक अक्षर का उच्चारण में अ या आता है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। तो आपका धर्म है, यहाँ पर शब्द में धर्म है तो धर्म में क्या हो जाएगा? धा हो जाएगा, यानी कि आ की मात्रा इसमें आ जाएगी धार। और इसमें धर्म में इक प्रत्यय अगर हम जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? धार्मिक। जो आपका धार्मिक आपका इसमें दिया है तो इक प्रत्यय है धार्मिक में। इसके अलावा एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे, यदि ई ए छोटी ई, बड़ी ई, ए और आई हो तो उसमें क्या हो जाएगा? तो उसमें आई की मात्रा आ जाएगी तथा अंत में इक प्रत्यय जुड़ जाएगा। यानी कि आपका यहाँ पे देखिए नैतिक दिया है तो आपका नीति था, नीति में इक प्रत्यय जोड़ दिया। देखिए नीति मैंने बोला प्रारंभिक शब्द के उच्चारण में क्या हो जाएगा? प्रारंभिक शब्द के उच्चारण में यहाँ पर ए बन जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका?
न की ऐ की मात्रा लग जाएगी, सॉरी ऐ की मात्रा लग जाएगी, तो न इक प्रत्यय जोड़ देंगे ती में तो क्या हो जाएगा तिक, नैतिक। तो आपका नैतिक में है आपका इक प्रत्यय। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखिए, यदि प्रारंभिक अक्षर के उच्चारण में उ, ओ और औ हो तो उसमें क्या हो जाएगा, औ की मात्रा जुड़ जाएगी, औ की मात्रा उसमें जुड़ जाएगी और अंत में इक प्रत्यय लग जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे। आपका अगर आ होगा तो आ की मात्रा लग जाएगी और आपका प्रत्यय जुड़ जाएगा। इसके बाद ही अगर आपका छोटी ई बड़ी ई ए आई होगा तो उसमें आई की मात्रा जुड़ जाएगी और अंत में आपका इक प्रत्यय लग जाएगा। और प्रारंभिक अक्षर के उच्चारण में यदि उ ओ औ हो तो औ की मात्रा लग जाएगी और अंत में आपका इक प्रत्यय जुड़ जाएगा। तो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो आप प्रत्यय करके आ जाएंगे। तो प्रत्यय किस तरीके से आपको सॉल्व करना है एक प्रत्यय लगा के, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा हम णमूल प्रत्यय की बात करें, णमूल प्रत्यय, तो णमूल प्रत्यय का सिर्फ अम शेष रहता है, बाकी आपका विलोप हो जाता है, बाकी शब्दों का इसमें विलोप हो जाता है। णमूल शब्द का केवल अम शेष रहता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कत्वा प्रत्यय की, तो कत्वा प्रत्यय का सिर्फ त्वा शेष रहेगा, बाकी क और य इसका विलोप हो जाता है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। अगला देखिएगा, वैदेही वनवास लिखा है। देखिए वैदेही वनवास जो काव्य है ये किसने लिखा है, ये लिखा है आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय ने। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इससे पहले आपका एक क्वेश्चन छूट गया, मत्स्य शब्द का तद्भव रूप है। देखिए मत्स्य शब्द जो है इसका तद्भव क्या हो जाएगा, इसका तद्भव होता है मछली। देखिए सबसे पहले तद्भव की बात करें तो तद्भव क्या होते हैं, संस्कृत शब्दों से, संस्कृत जो शब्द होते हैं तो संस्कृत शब्दों से परिवर्तित शब्द जिनकी उत्पत्ति तो संस्कृत से ही हुई है, लेकिन वो अपभ्रंश पुरानी हिंदी से गुजरने के कारण बदल गए हैं। तो ऐसे शब्द आपके क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द, सॉरी तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे कि सूरज, खेत, आग, ये सब आपके। इसके अलावा मछली भी आपका क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द। अगर हम तत्सम की बात करें तो तत्सम क्या होते हैं ये भी ध्यान रखेंगे, संस्कृत के समान, अर्थात संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका प्रयोग आज भी हम ज्यों का त्यों करते हैं, यानी जो संस्कृत शब्द हैं उनका प्रयोग आज भी हम ऐसे ही करते हैं जैसे वो पहले थे। तो ऐसे शब्द होते हैं आपके तत्सम शब्द। और आपके जो बदल गए हैं, जिनका परिवर्तन हो गया है, वो शब्द हो जाएंगे तद्भव शब्द। तो तत्सम और तद्भव याद रखेंगे। तो ओके गाइज, आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आज का ये सेशन आपको पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।